Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to lecture number 14 of Sampling Design and Analysis, MTH 494. Okay, so far we are working on the stratified random sampling. उसकी बेसिक्स को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं और क्या कर चुके हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स गो बैक टू द रिव्यू स्लाइड्स और वहाँ से हमें इंशाल्लाह फेयर आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कर चुके हैं और हमने आगे क्या करना है. राइट, सो these slides are from the last lecture and उसमें हमने बात ये की थी कि how to draw a stratified random sample. उसके लिए हमने ये कहा था कि उसके लिए सबसे important चीज़ जो होती है वो आपके strata की specification and then placing each and every sampling unit in the appropriate strata. That was important. In fact, this is not an easy task, but यह है कि हमें ये काम करना पड़ता है. In fact, यही थोड़ी सी complications की वजह से sometime इस टेक्निक को इग्नोर भी कर दिया जाता है. देन उसके बाद हर जो भी आपका स्ट्रैटम है आप उसके अंदर कोई एक टेक्निक या वेरियस टेक्निक या एट द सेम टाइम आप डिफरेंट टेक्निक्स भी लगा सकते हैं जस्ट टू ड्रॉ सैम्पल्स. ओके, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया. फिर हमने कुछ नोटेशंस डिस्कस की. एल जो है वो बेसिकली दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रैटा, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑल ऑफ द सबमिशंस वी आर यूजिंग दैट थिंग. ओके, NH दैट इज़ आपके किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटम के अंदर कितने यूनिट्स मौजूद हैं और N आपकी पूरी पॉपुलेशन के अंदर. इसका मतलब है जितने भी आपके स्ट्रैटम हैं उनको आप ऐड करके तो उनके अंदर जितने सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनको आप ऐड कर लें तो यू विल गेट दैट कैपिटल N. ओके, सो हमने फिर देखा कि हाउ टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन एंड टोटल्स. पॉपुलेशन मीन्स को हमने लादा देखा, पॉपुलेशन टोटल्स को हमने लादा देखा. फिर हमने इस पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए जो हमारे पास एस्टिमेट अवेलेबल था दैट वाज y बार ST फॉर स्ट्रैटिफाइड एंड y बार ऑब्वियसली दैट इज सैंपल मीन जो कि इसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है फॉर द पॉपुलेशन मीन. देन हमने वेरियंस को भी एस्टिमेट करके देखा या जो भी उसका जहाँ फार्मूला था वो हमने देखा. देन बाउंड ऑन एरर ऑफ एस्टिमेशन. ऑब्वियसली जब भी एस्टिमेशन कर रहे हैं वी नीड बाउंड ऑन एरर. राइट, देन हमने देखा कि हाउ टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन टोटल्स टॉ. राइट, टॉ को एस्टिमेट करने के लिए हमने उसके जब रिस्पेक्टिव जो एस्टिमेटर्स थे वो देखे. देन एस्टिमेटेड वेरियंस भी हमने देखा. देन हमने उसके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की. नाउ लाइक फ्रॉम हियर आवर लेक्चर नंबर 14 इज गोइंग टू स्टार्ट. दैट इज हाउ टू सिलेक्ट सैम्पल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन्स एंड टोटल्स. ये दो अलहदा बातें हैं. राइट, पॉपुलेशन मीन और चीज़ है, पॉपुलेशन टोटल्स और चीज़ है. अब हमें देखना यह है कि सैम्पल साइज कैसे सिलेक्ट किया जाए. हम इससे पहले इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशंस जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं वहाँ पे कर चुके हैं कि सैम्पल साइज कितना इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज सारे का सारा वो जो आपका जितनी भी आपके एनालिसिस हैं सैम्पलिंग के अंदर, सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर वो सैम्पल साइज के इर्द गिर्द ही घूमते हैं. सैम्पल साइज बहुत थोड़ा हो जाए तो मसला, सैम्पल साइज बहुत लार्ज हो जाए तो प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल. जी, हमने जो पॉपुलेशन पे एतराज़ किए थे, सेंसस पे एतराज़ किए थे, वो तो उसकी वजह से हमने जब सैम्पलिंग को पिक्चर में लेकर आए लार्ज कर दिया तो वो मसले सारे के सारे दोबारा आ मौजूद होते हैं. सो हमने अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज लेना होता है. तो जब भी सैम्पल साइज निकाला जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होगी. दैट इज बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. कि हमारे पास एक वो जो एरर बाउंड है वो स्पेसिफाइड होगा. वी हैव टू मीट दैट बाउंड ऑन एरर ऑफ एस्टिमेशन एंड अंडर दैट वी हैव टू फाइंड सैम्पल साइज. ये बात जहन में रहे. हम ऐसे ही सैम्पल साइज ही निकाल लेते. हमें पहले अपना एरर जो है वो वहां पे फिक्स करना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है. या हम ये कहते हैं कि हमारा एरर इस एक लेवल से, इस एक पॉइंट से नीचे ही रहे, तभी हम बेसिकली वो सैम्पल साइज निकालते हैं. सो whenever you have to select sample size for estimating totals or means, then the amount of information in a sample depends on the sample size n. well, हमें ये बात पता है कि हमारे पास बेसिकली जो भी सैंपल लिया जाता है वो हमने उसका कोई क्या कहते हैं चार नहीं डालना होता. वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन. ओके, सो ऑब्वियसली जितना सैंपल ज्यादा लेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आएंगी. जितना सैंपल कम होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन उतनी कम आएंगी. सिंस वेरियंस ऑफ y bar st decreases as n increases, I think if I put that hat here तो it will definitely help me कि हमारे पास वेरिएशन जो है वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा. और हम इस बात को कई दफा अंडर डिस्कशन ला चुके हैं
कि वेरिएशन और सैंपल साइज आपस में इनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन आपके पास आती जाएंगी रिगार्डिंग योर पॉपुलेशन, तो आपके पास वेरिएशन जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। लेट अस एग्जामिन अ मेथड ऑफ चूजिंग द सैंपल साइज टू ऑब्टेन a fixed amount of information for estimating population parameter। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि अगर हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड सैंपल साइज कितना होना चाहिए। सपोज वी स्पेसिफाई दैट द एस्टिमेट y bar st should lie within b units of the population mean with the probability approximately equal to 0.95, then symbolically what we are looking for, that is we are looking for two variance of y bar st is equal to b, right? इसका मतलब ये है कि, या मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि variance of y bar st should be equal to b square by 4। इनफैक्ट जो बात मैंने यहां बोली है, दैट इज सपोज वी स्पेसिफाइड दैट द एस्टिमेट y bar st शुड लाई विद इन b यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन मीन विद प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.95। अभी इस 0.95 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट इंशाल्लाह लेटर जब हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे देन वी विल बी हैविंग दिस इक्वेशन कंटेन्स द एक्चुअल पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ y bar st rather than the estimated variance for large n। Obviously the actual variance, that is variance of y bar st, looks very similar to estimated variance of y bar st with s1 square, s2 square up till sl square replaced by sigma 1, sigma 2 and sigma l square, right? जैसे से आपका n जो है वो लार्ज होता जाएगा तो आपका सैंपल वेरिएंस और एस्टिमेटेड वेरिएंस जो है वो ऑलमोस्ट आपको एक जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। Although we set variance of y bar st equal to b square by 4, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूव किया, this is equal to, और इसके पीछे ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट मौजूद है, इस स्टेटमेंट के अंडर हमने ये फाइंड किया, राइट? We cannot solve for n unless we know something about the relationship among n1, n2 up till nn। हम उस वक्त तक ये फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास n's के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमें पता चल जाए। थोड़ी थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहा हूं, लेकिन व्हेन आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम और write something, then obviously you will be able to know. There are many ways of allocating a sample of size n among the various strata। देख लें, हमारे पास जो टोटल सैंपल साइज n होगा, we have to divide it with respect to any technique। अभी मैं उस टेक्निक का नाम नहीं ले रहा, हमने हर स्ट्रेटम में से चूंकि सैंपल उठाना है और वो सारे सैंपल मिल के आपका एक n बनाएंगे obviously। So there are many ways of allocating a sample, many ways, बहुत सारे तरीके मौजूद हैं of allocating a sample to various strata, right? In each case, however, the number of observations ni allocated to the ith stratum is some fraction of the total sample size n। This is very important कि हो क्या रहा है, वो जो बात कर रहा है, इनफैक्ट वो मैं देखता हूं। देखें, से टोटल सैंपल साइज अगर मेरे पास इज इक्वल टू n है, ये मुझे बात पता है। वी डिनोट दिस फ्रैक्शन, अभी हम जिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वी डिनोट दिस फ्रैक्शन। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे ख्याल से आगे हम जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें ये चीज यूज होगी। सो दिस फ्रैक्शन बाय wi, so hence we can write that is ni is equal to nwi। अब पढ़ें इसको। In each case, however, the number of observations ni allocated to the ith stratum is some fraction of the total sample size n। बेसिकली ये बात है, and let us call it as 2.7 equation, क्योंकि हम इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। So by putting variance of y bar st is equal to b square by 4, ये हम ऑलरेडी इसको यहां से फाइंड कर चुके हैं। Solve it for n, we have to solve it for n। Similarly,
estimation of the population total tau, estimation of the population total tau with a bound b, बाउंड हमने दोनों का सेम रखा है, मीन के लिए भी उसके लिए भी, बाउंड b units of the error of estimation leads to the equation. अगर हम सेम फैशन फॉलो करें, to variance of n y bar s t, टोटल के लिए है, so obviously this is equal to b, which implies that variance of y bar s t is equal to b square by 4n square. देखिए जब इनफैक्ट ये ऐसे होगा, this is 4 variance of n y bar s t is equal to b square, and so this implies n जब यहाँ से बाहर निकलेगा, that is 4n square variance of, variance की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है, that is basically b square. This implies variance of y bar s t that is equal to b square by 4n square. Right? I hope यहाँ तक ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी. So what is the approximate sample size required to estimate mu or tau with a bound b on the error of estimation? So approximate sample size यहाँ पे जो हमारे पास होगा, that is going to be n is equal to sum I varies from 1 to l. l हमारे पास यहाँ पे number of हम कहते हैं strata है, ni square sigma I square divided wi divided n square d plus sigma I varies from 1 to l ni and sigma I square. This is equation number 2.8, where wi is the fraction of observations allocated to stratum I and sigma I square is the variance of population for stratum I, and your d is equal to b square by 4, when obviously दो हमारे पास d's हैं, एक देखें, एक हमारे पास टोटल्स के लिए लादा है और मीन्स के लिए लादा है, सो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं when estimating mu and d is equal to b square divided 4n square when estimating tau. Right? So हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइज जो होगा, जब भी आपने म्यू या टॉ को एस्टिमेट करना है तो फार्मूला यही यूज होगा, लेकिन सिर्फ आपकी जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगी. सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स whenever you have to calculate n. You must understand and you need to remember that we must obtain approximation of the population variances. देखिए पॉपुलेशन वेरिएंसेस हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम अननोन ही होते हैं, ठीक है. सो पॉपुलेशन वेरिएंसेस के लिए वी हैव टू गेट अप्रोक्सीमेशन. तो हम हमेशा पॉपुलेशन वेरिएंसेस को जब भी हमने यूज करना होता है वी हैव टू गेट अप्रोक्सीमेशंस, राइट. और जब आप इस 2.8 को सॉल्व करेंगे, अगर आपने सैंपल साइज के लिए ये फार्मूला यूज किया तो आपको इनकी अप्रोक्सीमेशन पहले लेनी पड़ेगी. वन मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग दीज अप्रोक्सीमेशन इज टू यूज द सैंपल वेरिएंसेस, दैट इज s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर अप टिल sl स्क्वायर फ्रॉम अ प्रीवियस
from a previous experiment to estimate sigma 1 square, sigma 2 square and sigma up till sigma L square. यानी आप उनको estimate करने के लिए एक approach तो ये है कि आप सैम्पल वेरिएंसेस यूज कर लें. दूसरी अप्रोच, अगर आपको याद हो तो हमने रेंज और स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस का हमने एक रिलेशनशिप किसी एग्जांपल में पढ़ा था. अ सेकंड मेथड रिक्वायर्स a knowledge of the range of the observations within each stratum. Using Chebyshev's theorem, range should roughly be 4 to 6 standard deviation. ये बात अभी हम जब अगला क्वेश्चन करेंगे तो शायद वहां पे हमें ये बात इजी समझ आ जाए. Choosing fractions W1, W2 up till this is, I think, this is W, okay? This is WL will be discussed later. राइट. सो एक चीज यहाँ पे इस एक स्लाइड में जो हमने इंपॉर्टेंट बात की है कि चूंकि पॉपुलेशन वेरिएंसेस नहीं होते, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम सैंपल वेरिएंसेस यूज कर लें या हमें फिर रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि रेंज शुड रफली बी 4 to 6 स्टैंडर्ड डिविएशन होती है. ठीक है. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्विज असाइनमेंट. ये मैं साथ बता रहा हूँ आपको. सो आई शुड अंडरलाइन इट सो दैट आपको याद रहे कि आपने इस चीज को ना सिर्फ यह कि समझना है बल्कि इसको याद भी करना है. Here comes example and अभी तक हमने वेट्स के ऊपर बात नहीं की है. वेट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह किसी और स्टेज पे बात करेंगे, मे बी आज के सेशन में या इस अगले सेशन में. वी शुड ब्रिंग इट इन डिस्कशन. Here's an example 2.5. A prior survey suggests that the stratum variances for the example on slide number 20, जो हम इससे पहले ऑलरेडी वहां पे देख चुके थे, are approximately sigma 1 square is equal to 25, sigma 2 square is equal to 225 and sigma 3 square is equal to 100 approximately. We wish to estimate the population mean by using y bar st. Choose the sample size to obtain a bound on the error of estimation equal to 2 hours if the allocation fractions are given by allocation fractions. Okay, there's a little mistake. Are given by W1 is equal to 1 by 3, W2 is equal to 1 by 3, W3 is equal to 1 by 3. In fact, हम उसी एग्जाम्पल की बात करें टाउन A, टाउन B. Okay. In other words, you are to take an equal number of observations from each stratum. Basically, ये आपको जो weights हैं, these are probabilities. और ये same होने का मतलब यही है कि आपने हर stratum में से equal number of observations को यहाँ से लेना है. So, here comes solution. A bound on the error of estimation 2 means that mention आपके प्रॉब्लम के अंदर, इसका मतलब ये है that is 2 into variance of y bar st is equal to 2. and अगर आप यहाँ से वेरियंस ऑफ y बार या यहाँ पे लिख लेते, और वेरियंस ऑफ y बार st जो है दैट इज गोइंग टू बी 1. राइट. 2 को आप इस तरफ लें या फिर स्केल ले लें तो यू विल गेट सो. देयरफॉर d इज इक्वल टू 1. सो डेटा हम उठा लेते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल 2.2, I think, if I'm not wrong, that is 2.2. We know that okay, N1 was 155, N2 was 62, and 3 was 93. Therefore, so सबसे पहली चीज, in fact, if you want to use this formula, तो अभी हम पहले इसकी रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट कर लेते हैं. So this is sum I varies from 1 to 3. हमारे पास टोटल यहाँ पे तीन स्ट्रैटा चल रहे हैं. This is ni square sigma I square divided wi, that is equal to n1 square sigma 1 square divided w1 plus n2 square sigma 2 square divided w2 plus n3 square sigma 3 square divided w3. So simply by putting the values 155 square into 25, देख लें उसने में वैल्यूज यहाँ पे
वेरिएंसेस की निकाल कर दी हुई हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा स्ट्रेट अवे दिस इज 3 स्ट्रेट अवे ये वैल्यूज यहाँ पे यूज कर लेंगे. वेट ऑब्वियसली उसने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 1/3, देन प्लस 62 का स्क्वायर बिकॉज n2 is 62, जबकि सेकंड वेरिएंस इज आई थिंक 225 डिवाइडेड अगेन वेट इसका भी 1/3 है, इक्वल वेट्स हैं. सो देन प्लस 93 का स्क्वायर into 100 divided again weight is 1/3. So if you solve it, you will get 24025, then plus rather 75 से multiply भी करना because ये 3 ऊपर जाकर 75 हो गया. So this is 3844 into 675 plus 8649 into 3000, and if you calculate it, this is going to be 6991275, right? Now we need to find sum I varies from 1 to 3 ni sigma I square, that is n1 sigma 1 square plus n2 sigma 2 square plus n3 sigma 3 square, that is equal to 155 multiply 25 plus 62 multiply sigma 2 की वैल्यू हमारे पास थी 225 plus 93 into 100. So if you calculate it, you will get 27125. इन वैल्यूज को यहाँ पे याद रखने की जरूरत है बिकॉज आगे हम अपने तमाम की तमाम एग्जांपल्स में यही रिजल्ट्स यूज करने जा रहे हैं, राइट? सो नाउ वी नीड टू हैव n स्क्वायर d, तो n स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 310 स्क्वायर इंटू d वैल्यूज 1, सो 96 100, राइट? सो देयरफॉर we could have n is equal to sum I varies from 1 to 3. मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि फार्मूले हम बार बार लिख रहे हैं और बार बार फार्मूले लिखने के पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि आपको ये फार्मूले याद हो जाएं. प्लस सम I varies from 1 to 3 ni sigma I square. So simply by putting the value 6991 275 divided 96100 plus 271125, that is going to be 56.7. The experimenter should take n is equal to 57 observations. तो ये 57 observations बेसिकली उसने टोटल लेनी है. नाउ देखना ये है कि हर एक स्ट्रेटम में से कितनी उसने वैल्यूज देनी है. तो चूंकि यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो सिर्फ इस केस में, लेकिन यहाँ पे हम उसका प्रोसेस लिखेंगे विद n1 is equal to n into w1. सिर्फ इस यहाँ पे एक केस के अंदर यहाँ पे आपके जो वेट्स हैं वो बराबर हैं, लेकिन आप आगे हम जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे वहाँ पे डिफरेंट वेट्स होंगे, ठीक है? सो दिस इज गोइंग टू बी 57 into 1/3, सो दिस इज इक्वल टू 19. सिमिलरली मुझे पता है मैं ये बात बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने का मतलब ये है कि आपको ये याद रहे कि हमने हर एक के लिए अलहदा से निकालनी है. हाल दो कि यहाँ पे हमारे पास ये सारी सेम ही आ रही हैं, और ये सेम बेसिकली क्यों आ रही हैं कि आपके जो वेट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं. सो टोटल सैंपल इज ऑब्वियसली 57, राइट? सो इफ यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, now in the next example you will feel that we are almost using the same data, but there is a little variety.
right? Let's have a look on this. Now, with respect to the previous example, हम उसी अभी जो हमने example study की है, so suppose the variances are approximated by sigma 1 square is approximately equal to 25, sigma 2 square is approximately equal to 225, and this is not sigma L. I don't know why I have written sigma L. This should be this, okay? The sigma 3 square is equal to 100. We wish to estimate the population total tau. We can be very careful, okay? सबसे पहले हमने population total tau निकालना है with a bound of 400 hours on the error of estimation. Choose the appropriate sample size if an equal number of observation is to be taken from each stratum. अब देखें, this is important. अगर 3 stratum है और हर एक से हमने equal number of observation चुनी है, तो obvious सी बात यह है कि यहाँ पे भी आपका W1 is equal to W2 is equal to W3, that is equal to 1/3. अगर हमें वहाँ ना भी पता तो हमें यहाँ से ये बात आराम से समझ आ सकती है कि अगर हमें हर स्ट्रेटम से इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही उठानी है, देन देयर इज नो इशू, लाइफ इज चिल एंड वी कैन हैंडल इट वेरी इजीली. सो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देख लें दी बाउंड, उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसी को बेसिकली एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे. द बाउंड ऑन द error of estimation is to be 400 hours. Therefore, D is equal to B square by 4n square. Remember, let me get you back to the slide कि जब भी देखें approximate sample size required to estimate mu or tau with the bound B on the error of estimation, तो जब भी आप tau को estimate करते हैं तो D should be equal to B square by 4n square. So मैं यहाँ पर भी उसी D is equal to B square by 4n square ले रहा हूँ. So that is equal to 400 square by 4n square, and that is equal to 40,000 divided n square, right? Now by using equation 2.8, शायद लास्ट सेक्शन में हमने 2.8 देखी थी, we need sum I varies from 1 to 3 ni sigma I square and ni square as well divided wi. तो चूंकि वहां पर भी वेट्स वही थे जो कि यहाँ पर हैं, so that हम सिंपली उसी रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे 6991275, राइट? सो लिख देते हैं इधर from example 2.5, right? Similarly, sum I varies from 1 to 3 ni sigma I square, ये वैल्यू हमने निकाली हुई है, that is 27125. So n square d is equal to n square into 40,000 by n square, right? So this is going to be 40,000, okay? So by putting equation 2.8, we get n is equal to sum I varies from 1 to 3 ni square sigma I square by wi divided n square d plus sum I varies from 1 to 3 ni sigma I square. तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 6991275 divided 40,000 plus, what is the value of this? Yes, this is 271,125, and this is equal to 104
4.2, or we can say that is 105. So that is the total sample we need to use here. But हमें sample चाहिए हर एक के लिए. So obviously N1 is equal to N2 is equal to N3 is equal to NWI. That is equal to 105 into 1 by 3. That is equal to 35. We have to take size of 35 from each stratum. Right? Now so far हमने यहाँ पे एक बड़ी important चीज़ को देखा, but अभी जो हम आगे देखने जा रहे हैं that is again more interesting and like highly interesting. Okay, so objective, in fact allocation of the sample से क्या मुराद है हमारी? Objective of the sample survey design is to provide estimators with small variances at a lowest possible cost. Well, we are bringing a new thing in picture, right? Now we are bringing cost factor in the picture. ठीक देखेंगे obviously जब हम अपने objective के अंदर एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं तो we have to embed it in formula as well, right? So objective of the sample survey design is to provide estimators with small variances at the lowest possible cost. Cost हमारे पास कम से कम रहे. After the sample size n is chosen, there are many ways to divide n into the individual stratum sample size n1 up till nl. ये बात हमें समझ आती है कि अगर एक दफ़ा हमारे पास n आ जाए कि टोटल सैंपल हमने कितना चूज करना है, उसके बाद ये डिसाइड करना कि किस किस स्ट्रैटम को कितना कितना पोर्शन उस n में से जाएगा, उसके हमारे पास काफ़ी सारे we have ways. Each division may result in a different variance for the sample mean. Well, आपकी जो भी डिवीजन टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपने टोटल सैंपल साइज को डिवाइड करते हो अमंग पॉसिबल कैटेगरीज, वो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट वेरिएंसेस देगी. सो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम तो उसमें इंटरेस्टेड हैं जो हमें स्मॉल वेरिएंसेस दे सके, राइट? Hence our objective is to use an allocation that gives a specified amount of information at minimum cost. Best allocation scheme is affected by 3 factors. Well, ये चीज़ थोड़ी देखने वाली है और हम इसके ऊपर थोड़ी सी पहले बहस करेंगे, देन अगर हमारे पास टाइम बचता है देन वी विल गो फॉर सम एप्लीकेशन प्रॉब्लम. सो बेस्ट एलोकेशन स्कीम इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स. 3 फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एलोकेशन को अफेक्ट करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच स्ट्रैटम. ऑब्वियसली बात है अगर हम एक रैशनल सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं और रैशनल सैंपल साइज की बात कर रहे हैं, उसमें स्ट्रैटम का जो साइज है या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा. अभी देखते हैं. देन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन ईच स्ट्रैटम, एक स्ट्रैटम के अंदर की वेरिएबिलिटी, एंड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच या रिस्पेक्टिव स्ट्रैटम. लेट्स हैव अ लुक इंडिविजुअली ऑन दीज थिंग्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच स्ट्रैटम. ओके, that is the first factor जो कि affect करता है allocation scheme को. The number of elements in each stratum affects the quantity of information in the sample. We know very well that sample हमें information देता है, right? तो obvious सी बात है अगर किसी stratum के अंदर ज़्यादा size में है तो हमें उसके लिए ज़्यादा sample का portion देना चाहिए. So अगर हम allocation scheme use कर रहे हैं तो that allocation should be maybe हम यहाँ पे उसका कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर रहे, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्ट्रैटम. अगर एक स्ट्रैटम लार्ज साइज का है तो उसे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ओवरऑल सैंपल साइज के अंदर. लाइक अ सैंपल ऑफ साइज 20 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 200 एलिमेंट्स शुड कंटेन मोर इंफॉर्मेशन देन अ सैंपल ऑफ 20 फ्रॉम 20,000 एलिमेंट्स. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. आई एम गोना आस्क यू इन लाइक समवेयर इन एग्जाम. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि अगर 200 की टोटल पॉपुलेशन आपने 20 का सैंपल उठा रही है और एक बंदे ने 20,000 की पॉपुलेशन में से 20 का सैंपल उठा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जिसने 200 में से 20 का उठाया हुआ है दैट कंटेन्स मोर इन्फॉर्मेशन एज कंपेयर टू 20 आउट ऑफ 20,000, राइट? Thus large sample sizes should be assigned to strata containing large number of elements. We have concluded this. In fact, this is the conclusion. अगर कोई मुझे पूछे कि आप इसे कैसे वो करना चाहोगे तो I will write this is the conclusion. And we know logic behind this, right? Variability within each stratum. Variability का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इसी variability की बेस के ऊपर हम आखिर में जाके हमने इससे पहले भी शायद एक हमने जहाँ पर हमने टाउन बी के लिए
वेरिएंस एस्टिमेट किया था और फिर हमने सारी काउंटी के लिए भी किया था, तो हमारे पास जो टाउन बी का एस्टिमेट आया था वो पुअर आया था, और उसके पीछे भी हमने वहां पे यही लॉजिक रखी थी कि चूंकि वेरिएशन बहुत हाई है, ठीक है, तो हम एट द एंड हम शायद किसी एक एग्जांपल में जाके ये भी प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट सम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स और एग्जांपल जिसमें हम ये प्रूव करेंगे सिर्फ ये वेरिएबिलिटी ही अगर आपकी ज्यादा हुई तो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो ऑन स्टेक आ जाती है, फिर एसआरएस शायद हमें अच्छे रिजल्ट्स दे दे। ओके, वेरिएबिलिटी मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज अ लार्जर सैंपल इज नीडेड टू ऑब्टेन a good estimate of the population parameter when the observations are less homogeneous. अगर डेटा homogeneous नहीं है then you need to have larger sample. डेटा homogeneous है, homogeneity इंश्योर हो जाती है, थोड़े सैंपल से भी काम चल जाएगा। अगर homogeneity इंश्योर नहीं होती, heterogeneity आपकी इंश्योर होती है, then अगर आपको एक अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे प्रिसाइज एस्टिमेट चाहिए, then you need to have large sample. Agreed? कॉस्ट इशू, वेल व्हाट इज द कॉस्ट इशू? क्योंकि हमने तीसरा जो फैक्टर बताया जो इफेक्ट करता है द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन वेरीज फ्रॉम स्ट्रैटम टू स्ट्रैटम, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे रुक के एक बात करते हैं फिर दोबारा वापस जाके पढ़ेंगे इसको। तो ये जो कॉस्ट है ये वेरी भी कर सकती है और सेम भी हो सकती है। हमारे पास अगर ये सेम होगी तो देन सैंपल साइज निकालने का फॉर्मूला अलग होगा, और अगर ये डिफरेंट होगी तो सैंपल साइज निकालने का फॉर्मूला अलग होगा। राइट, मैं आपको अभी बताना चाह रहा था। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन वेरीज फ्रॉम स्ट्रैटम टू स्ट्रैटम वी विल टेक अ स्मॉल सैंपल्स फ्रॉम स्ट्रैटा विद हाई कॉस्ट। राइट, अगर किसी भी स्ट्रैटम की ऑब्जर्वेशन निकालने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, मिसाल के तौर पर अगर मैं रियल लाइफ पे देखूं, अगर हम पाकिस्तान में अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में बात कर रहे हैं और अगर मुझे किसी फार एरिया ऑफ द कागान वैली डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, तो वहां तक जाना के लिए मुझे स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल प्रेफर टू टेक स्मॉल सैंपल्स। क्यों? वो एक ऐसे स्ट्रैटम से डेटा बिलोंग करता है, अगर हमने वहां पे ज्योग्राफिकल स्ट्रैटिफिकेशन की हुई है कि जहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है, देन वी विल प्रेफर टू टेक स्मॉल सैंपल्स जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट. We will do so because our objective is to keep the cost of sampling at a minimum. We will have to do it. We are forced to do it, in fact. Okay. So here comes approximate allocation that minimizes cost for a fixed value of variation or minimizes variance for a fixed cost. दोनों सिचुएशन में या तो आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वेरिएंस, या आप वेरिएंस को यहां मिनिमाइज करना चाहते हैं फॉर द फिक्स कॉस्ट. राइट, सो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनता है दैट फॉर्मूला इज नोन एज NI. Obviously NI is equal to N. This is NI sigma I divided CI under the root. This is N1 sigma 1 by C1 square root plus N2 sigma 2 by C2 under the root plus so on NL sigma L by CL under the root and just close it. Basically this is equation number 2.9, or in short we can write it as NI sigma I by CI this and divided sum K varies from 1 to L NK sigma K by CK this. इसको भी आप इक्वेशन 2.9 कह सकते हैं. राइट, दोनों इक्वेशंस आप एक जैसी हैं. वेयर NI is for size of ith stratum, sigma I square denotes population variance
for ith stratum, and Ci is the cost of obtaining a single observation from the ith stratum. Right? So, in above formula, Ni denotes the size of the ith stratum, sigma I square denotes the population variances for the ith stratum, and the Ci denotes the cost of obtaining a single observation from the ith stratum. मैं तेजी से बोल रहा हूँ, I have already written that. I forgot कि मैंने यहाँ पे ये वाली चीजें लिख दी हुई हैं. One must approximate the variance of each stratum before sampling in order to use the allocation formula discussed in last slide. So variances की approximation बहुत ज़रूरी है. The approximation can be obtained from earlier surveys or from knowledge of the range of the measurement within each stratum. ये range बार बार पिक्चर में आ रही है. अच्छा याद रखिएगा इसको अभी हम इंशाल्लाह किसी प्रॉब्लम के अंदर लेकर आते हैं, ताकि हम ये जो बार बार कह रहे हैं कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस को एस्टिमेट करने के लिए यू कैन यूज रेंज ऑफ द मेजरमेंट्स और द पास्ट जो आपके पास अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, देन by substituting the Ni by n given by above formula for Wi in the formula given in equation 2.8 on slide 42. Slide 42 को छोड़ें, बस equation number 2.8 याद रखें, because I am afraid कि आपको slide 42 नहीं मिलेगी अभी. ठीक है? So it gives, that is n is equal to, अब हम कर के रहे हैं बेसिकली, हम इसी से n देखें, Ni by n हमने निकालना है, तो Ni by n मैं अगर इसको यहाँ डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो इसकी रिप्लेसमेंट अगर की जाए इन इक्वेशन 2.8 तो हमारे पास क्या चीज़ बचती है. इक्वेशन 2.8 हमारे पास कहाँ है, मैं वो भी देख लेता हूँ ज़रा. आज यस, अब हम इस फॉर्मूले के अंदर आ गए हैं. ठीक है, हम उस वेट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. ठीक, सो दिस इज गोइंग टू बी, सिंपली मैं वेट की वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ. राइट, सो दिस इज सम k इज इक्वल टू 1 to l n k sigma k, because आपका जो Wi है ना, Wi that is equal to Ni by n, right? So this is Ck, this sum I varies from 1 to L Ni sigma I Ci under the root, right? Divided n square d plus sum I varies from 1 to L Ni sigma I square, and this is going to be equation 2.10 for optimal allocation with the variance of y bar st fixed at d, right? So here comes example, and this is most probably the last example of our lecture today. With reference to the advertising firm example, the firm finds that obtaining an observation from a rural household cost more than obtaining a response in town A or B. Obviously बात है, rural area में से information लेने में definitely आपको you will have to pay more. The increase is due to the cost of traveling from one rural household to another. अमूमन गांव में अगर आप देखें तो घर दूर दूर बने होते हैं, तो शायद ये किसी ऐसे गांव की बात कर रहा है जो कि थर में वाक़ है, जहाँ पे एक घर किसी और दूर और दूसरा घर उससे भी कहीं दूर है. The cost per observation in each town is estimated to be $9, that is C1 is equal to C2 is equal to 9, right? And the cost per observation in the rural area to be $16, that is C3 is equal to 16. C1, C2, C3 आपके जहन में हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं. CI, this CI is basically cost of obtaining a single observation from the ith stratum. तो यहाँ पे भी ये जो C's डिफाइन हो रहे हैं, that is the cost of obtaining a result from the first stratum, cost of obtaining an observation from second stratum, and cost of obtaining an observation from third stratum is 16.
The stratum standard deviations approximated by the strata sample variance from a prior survey are sigma 1 is equal to 5, sigma 2 is equal to approximately equal to 15, sigma 3 is equal to 10. जहन में रहे यहाँ पर, इससे पहले हमें दिए गए थे वेरिएंसेस, अब हमें यहाँ पे दिए गए हैं स्टैंडर्ड डिविएशंस. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट. ठीक है, ऑल्दो कि वही चीज़ है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन मेंशन कर दी है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्रेसली बता भी दिया है. तो ये ट्विस्ट है वो अननोन ट्विस्ट नहीं है, दैट इज नोन ट्विस्ट. फाइंड द ओवरऑल सैंपल साइज एन, पहली चीज हमें ये फाइंड करनी है. एंड द स्ट्रैटम सैंपल्स साइजेस, वेल यहाँ पे फिर मिस हो गया कुछ, तो वी हैव टू मेंशन ये N1, N2 and N3 that allows the firm to estimate at minimum cost the average television viewing time with a bound on the error of estimation equal to 2 hours, right? So here comes its solution and after that we will see कि हम आगे इसके ऊपर क्या कर सकते हैं. So we have, सबसे पहले जो हमारे पास है हम पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर लें. that is sum k varies from 1 to 3 nk sigma k by ck under the root, that is equal to n1 sigma 1 divided c1 square root plus n2 sigma 2 divided c2 square root plus n3 sigma 3, because हमारे पास 3 ही स्ट्रैटम है, सो हम इसको इधर रखेंगे, that is c3 this, right? So by putting the values in that we will be having 155 हमारे पास पहले स्ट्रैटम का साइज है, जबकि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है. सी कॉस्ट जो है टाउन ए की 9 है, प्लस 62 इंटू 15, स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है, और दूसरे स्ट्रैटम की कॉस्ट भी 9 है, प्लस 93 और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, और इसकी भी कॉस्ट, सॉरी इसकी कॉस्ट 16 है. So if you solve it, you will get 800.83, right? And sum of I varies from 1 to 3 ni sigma I ci square root, because हमारा जो फार्मूला है हम पहले उसकी तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं. So this is equal to n1 sigma 1 c1 this plus n2 sigma 2 c2 this plus n3 sigma 3 c3 this, right? So by putting the values in that we will be having 155 into 5 into 9 का square root plus 62 into 15 into 9 का square root plus 93 into 10 into 16 का square root this, and if you solve it you will get 8835, right? then thus हम यहाँ पे इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं. आई होप सो. n इज इक्वल टू, मैं n का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा सारा फार्मूला है. समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 n k sigma k by c k this should be on k not I. I varies from 1 to 3 n I sigma I c I this n square d plus sum I varies from 1 to n n I sigma I square. So we got the values here by putting that 800.83 into 8835 divided 310 का square into 1 plus 27125. So it means you got 57.42
or you can approximate it as 58, and this is going to be n, right? So your whole sample size is going to be 58. Then अभी हमारे पास सिर्फ सैंपल साइज निकला है, तो अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट को चेक करें तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये थी, फाइंड द ओवरऑल सैंपल साइज, एंड देन हमने हर एक रिस्पेक्टिव स्ट्रैटम के लिए भी सैंपल साइज फाइंड करने हैं. सो देयरफॉर then n1 is equal to n1 sigma 1 by c1 square root divided sum k is equal to 1 2 3 nk sigma k by ck under the root. So this is going to be n 155 multiply 5 by 3 divided 800.83, that is equal to 0.32 n. तो हमारे पास as n is equal to हमारे डिफाइन कर चुके हैं 58. So n1 is equal to 0.32 into 58, that is 18.5 or 18 या 19 whatever, जो भी आप करना चाहते हैं. Then similarly n2 is equal to n2 sigma 2 divided c2 square root divided sum k is equal to 1 2 3 nk sigma k by ck is this, and that is going to be 23, and n3 थर्ड जो आपका स्ट्रैटम है उसका सैंपल साइज हमारे पास आ जाएगा 17. सो देयरफॉर एक्सपेरिमेंटर शुड select 18 households from town A, 23 from B, and 17 from rural areas. He can then estimate the average number of hours spent watching TV at a minimum cost with bound of 2 hours on the error of estimation. So हमने so far यहाँ तक जो देखा, हमें आइडिया हो गया कि अब जब हमने कॉस्ट का फैक्टर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया था, सो कॉस्ट के साथ क्या था कि what we did that we have to approximate allocation that minimizes cost for a fixed value of variance or minimizes the variance for a fixed cost, right? So हमने वो सारे फार्मूलाज भी देखे and then we try to apply that thing. अभी तक हम रेंज को पिक्चर में लेके नहीं आ सके हैं, बट इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग दैट रेंज मे बी इस सेगरेगेटेड प्रॉब्लम में या सेगरेगेटेड प्रॉब्लम में in the next lecture, not in this lecture, because we have to wind it up this lecture at this stage. Maybe we are having some name-ins allocation as well, but not now. So far
आज का जो हमारा यहाँ तक लेक्चर था, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दैट, और उसके बाद फिर हम अपने इस आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं. सो व्हाट वी डिड दैट, हाउ टू सिलेक्ट सैंपल साइज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन मीन्स एंड टोटल्स. एंड उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास सैंपल जो है वो बेसिकली चूंकि वही हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमें ऑब्वियसली उसकी सिलेक्शन इज लाइक कोर थिंग इन सैम्पलिंग डिजाइन, राइट. सो फिर साथ हमने ये भी देखा क्योंकि हमारे पास सैंपल का ताल्लुक वेरिएंस से भी होता है, जितना ज़्यादा हमारे पास सैंपल साइज इंक्रीज करेगा हमारी जो वेरिएशन है वो डिक्रीज करती रहेगी. फिर हमने ये भी देखा कि ऑब्वियसली जब आप सैंपल साइज को मेजर करते हो तो वो डेफिनेटली हम किसी एरर बाउंड के ऊपर आके बात कर रहे होते हैं, राइट. फिर यहाँ पे एक जो आज के लेक्चर में जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी वो ये थी कि पॉपुलेशन वेरिएंसेस को किससे रिप्लेस किया जाए. सो ही प्रोवाइडेड अस ओनली 3 ऑप्शंस. वन ऑप्शन वाज दैट यू हैव टू रिप्लेस इट विद द सैंपल वेरिएंसेस. सैंपल वेरिएंसेस के साथ नहीं करते तो फिर आप अपना कोई प्रायर नॉलेज यूज कर लें. अगर प्रायर नॉलेज भी नहीं है देन देयर इज अ रिलेशनशिप विद रेंज 4 to 6 स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अभी तक ऐसे हमने उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया, बट इंशाल्लाह हम उसके ऊपर प्रॉब्लम मे बी अगले लेक्चर में सॉल्व कर लें. तो लेकिन ये तीनों चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमन हमें पॉपुलेशन की वेरिएशन तो नॉन नहीं होती, बट वी कैन वर्क आउट ऑन रेंज, राइट. देन हमने यहाँ पे इसके कुछ फार्मूलाए भी जब प्रूव किए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टफ था दैट वाज अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट म्यू और टॉ विद अ बाउंड बी ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन. हमने यहाँ पे उसके लिए फार्मूला डिफाइन किया. एंड देन अगेन रेंज आपको हर जगह पे आज के लेक्चर में जो चीज़ सबसे वो क्या कहते हैं डोमिनेटिंग और छाई जो थी वो रेंज थी. मतलब मेरे लिए एटलीस्ट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इफ इट इज सो इंटरेस्टिंग देन यू कैन थिंक दैट आई एम गोना evaluate it as well at some stage. सो देन हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की और हमने फिर वेट्स के बारे में बात की. आल दो कि वेट्स के बारे में अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि वेट्स हम कहाँ से लेकर आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जो 3 स्ट्रैटम की बात हो रही थी और अगर सबके वेट्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये था कि इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पिक की जाएंगी. देन इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने वहाँ पे इनके सैम्पल साइजेस को एस्टिमेट करने की कोशिश की. देन चूँकि यहाँ पे आपका W जो थे वो सारे सेम थे, सो सैम्पल साइजेस भी आपके सेम ही आए. देन हमने एक और एग्जांपल देखी, उसमें जो यहाँ पे स्टेटमेंट थी दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और ये मुझे अच्छी लगी है और इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू एवेलुएट इट समहाउ. ओके, देन हमने इन एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व किया. देन हमने बात की कॉस्ट इशू के ऊपर कि जब आप एलोकेशन कर रहे होते हैं सैंपल की तो कॉस्ट को आप कैसे कंसिडर करें. तो हमने कॉस्ट के ऊपर बात जो की थी उसी के अंदर हमने वी टॉक्ड अबाउट द बेस्ट एलोकेशन एंड वी डिस्कस्ड द फैक्टर्स जो कि आपकी बेस्ट एलोकेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं. उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच स्ट्रैटम एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद इन ईच स्ट्रैटम एंड द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम. फिर हमने इन सारों को अलग भी देखा और उसके बाद हमने फिर कॉस्ट फैक्टर को यहाँ पर लेकर आए और कॉस्ट फैक्टर हमने क्या देखा कि कॉस्ट फैक्टर को जब भी हम पिक्चर में लेकर आते हैं तो हमारे पास उसके बिहाइंड 2 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है. दैट वी कैन मिनिमाइज कॉस्ट फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ वेरिएंस और वी कैन मिनिमाइज वेरिएंस फॉर अ फिक्स कॉस्ट. तो इन दोनों कामों के लिए हमारे पास सेम एक ही फार्मूला यूज हुआ, लेकिन इस फार्मूले में सिर्फ एक चीज़ है में रखें कि अगर यहाँ पे ये मौजूद है तो हम वी कैन इमेजिन. ओके, जस्ट मैं इसे कहाँ लिखूँ, मैं इसे इरादा की लिखना चाहता हूँ. ओके, यहाँ लिखता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट ni/n, राइट. एंड बिकॉज हमने इसके फार्मूले को फिर 2.8 में जाकर रिप्लेस भी किया, फिर हमने इससे एक नया फार्मूला डिराइव करने की कोशिश की, राइट. सो अगेन रेंज यहाँ पे नजर आएगी. देन हमने ये वाला फार्मूला जिसके अंदर कॉस्ट फैक्टर इन्वॉल्व था वो देखा एंड देन वी सॉल्व्ड एग्जांपल 2.57 एंड आफ्टर हैविंग दैट वी सॉल्व्ड इट एंड नाउ we are going to conclude this lecture on this slide and inshallah आप इनको रिव्यू भी करें. inshallah I will try to provide you some problem set as well but not now, maybe after lecture number 16 inshallah I will try to write some problems so that कि आपको वो प्रॉब्लम का सेट हम पूरा लेक्चर इनफैक्ट एक ले लेंगे जिसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके ऊपर आपको हिंट दे के देन वी विल प्रोसीड. सो इंशाल्लाह अब आपसे लेक्चर नंबर 15 में मुलाकात होगी.
खुश रहें, आबाद रहें और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।